हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि तमाम नए आने वाले वीडियोस को टाइमली देखें। बेटियां अल्लाह की नेमत होती हैं और नेक बीवी सबसे कीमती मता होती है। इनकी कदर पहचानने वाले भी बाशऊर इंसान होते हैं। ला इल्म और जहालत से गंदे हुए जहन ऐसी हस्तियों की कदर नहीं पहचानते और अपने हाथों से ही खुद को खसारा उठाने वालों में शामिल कर लेते हैं। और जहां कम उम्र की शादी जिनसी बेरारवी को रोकती है, वहीं कम उम्र की शादी के कुछ नुकसानात भी होते हैं। और खास करके उस वक्त जब मर्द पढ़ा लिखा ना हो और दीन से भी ला इल्म हो, तो उसके शादी के कुछ ज्यादा ही नुकसानात सामने आते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं ना सिर्फ जाहिल था बल्कि दीन से भी बहुत दूर था। मेरे अंदर शऊर की कमी थी। मैं औरत के मुकाम और मर्तबे को नहीं पहचानता था। इसलिए जब एक कम उम्र लड़की मेरे निकाह में आई तो मैं वो कुछ कर बैठा जिसके बारे में शायद कोई मर्द सोच भी नहीं सकता। एक खुददार और गैरतमंद शख्स ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आप पुरसोच के लिए नए दर खोल देगी। आपको मेरी जहालत का अंदाजा हो जाएगा कि मैंने अपनी जाहिलाना सोच की वजह से कैसे कैसे जुल्म ढा दिए। मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया तो मेरी अम्मा ने कहा कि मैं इस दफा कम उम्र बहू लाऊंगी। कोई ऐसा रिश्ता ही ढूंढकर अपनी बहू लाऊंगी। लड़की छोटी होती है तो नए घर में जल्दी रच बस जाती है। उसका ध्यान घर बनाने और संवारने की तरफ ज्यादा होता है। अपने मियाँ का भी ख्याल रखती है। रिश्तों का भी एहतराम होता है। जबकि बड़ी उम्र की लड़कियां तो आजकल घर उजाड़ने पर तुली हुई हैं। इनको तो घर बसाने का सलीका ही नहीं होता, ना ही खावंद की इज्जत का पता होता है। मैं रजा के लिए ऐसी लड़की देखूंगी जो ना ज्यादा पढ़ी लिखी हो और ना ही अमीर हो। गरीब घराने की लड़कियां ही घर बसाती हैं। उनको अपने माँ बाप का एहसास होता है और खुद से जुड़े बाकी रिश्तों का भी। कम उम्र लड़की आएगी तो खुद ही हमारे साथ हमारे घर में घुल मिल जाएगी। उसका दिल भी लग जाएगा यहाँ। अम्मा की भी अपनी ही मंतक अपनी ही सोच थी। पर मुझे क्या एतराज हो सकता था? किसी मर्द को शादी के लिए कम उम्र लड़की मिल रही हो तो क्या वो एतराज करेगा? उसमें कोई कबाहत भी हो, कैसे हो सकती? मैं भी अम्मा की बात सुनकर खामोश रहा। कोई रद्द अमल न दिया और अम्मा ने लड़की ढूंढने का सिलसिला शुरू कर दिया। अम्मा के जानने वालों ने कहीं कोई रिश्ता बताया था। लड़की गरीब थी, कम उम्र थी, यानी अम्मा की पसंद के ऐन मुताबिक रिश्ता दिखाया गया था। इस लड़की के घर वाले जल्द से जल्द उसे रुखसत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे। उसके फर्ज से सुबकदोश होना चाहते थे। ये सुनते ही अम्मा फौरन उसे देखने के लिए चली गई और फिर वापस आई तो कहने लगी, लड़की बहुत अच्छी और खूबसूरत है, सलीका शुआर भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका मैका बड़ा ही कच्चा है। कोई लड़ाई झगड़ा करने हमारे घर नहीं आएगा। उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, ना वो किसी में दखल अंदाजी करने वाले लगते हैं। ऐसे लोगों से बेटी लेने में बड़ा फायदा होता है। कोई भी बात हो हम इन्हें बड़ी आसानी से दबा सकते हैं। वो हमारा दबाव बर्दाश्त भी कर लेंगे। खैर, अम्मा ने 14 साला सालेहा से ना सिर्फ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया बल्कि सादगी के साथ हमारी शादी भी हो गई और उसकी रुखसती भी कर दी गई। मैं अपनी दुल्हन को रुखसत करवा कर घर ले आया। वो वाकई ही बहुत खूबसूरत थी, मासूम भी थी। मेरे घर वाले उसके घर अंदर ले गए और मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे बाहर रोक लिया और तरह तरह की बातें करने लगे। ऐसी बातें जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, ये शायद कभी ध्यान नहीं दिया था। मेरा एक दोस्त कहने लगा, देख रजा, अगर तू चाहता है कि बीवी को दबा कर रखे तो पहली ही रात उसे काबू करना होगा। उसे पता चलना चाहिए कि इसकी शादी एक मर्द से हुई है। उसे दबा कर रखना, खुद पर हावी ना होने देना। अपने दोस्त की बात सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा तो वो कहने लगा, अगर पहली रात ही तूने उसे बताएगा नहीं कि तू मर्द है तो वो सारी जिंदगी तेरा मजाक बनाएगी, तुझे अपना गुलाम बनाकर रखेगी। समझेगी तू किसी काबिल नहीं है। तू बस अपना रोबो दबदबा उस पर कायम रखना और इसकी शुरुआत आज से ही होगी। मैंने गौर से अपने दोस्त की बात सुन ली। तभी मेरा दूसरा दोस्त बोला, ये कैप्सूल है, इसे खा ले। इसे खाने से तुझे बड़ी ताकत मिलेगी और देखना तेरी बीवी कैसे जल्दी तेरे काबू में आ जाएगी और तेरा रोब कायम हो जाएगा। मैंने घबराकर कहा, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और फिर मेरी बीवी उम्र में भी बहुत छोटी है, वो सिर्फ 14 साल की है। मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मशवरे रहने ही दो। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त खूब हंसे और कहने लगे, तू तो अभी से ही डर गया है। कमरे में जाकर क्या करेगा? तेरी हालत तो अभी से ही बेचारों वाली लग रही है। चल रख इसे और खा ले। दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे वो कैप्सूल खिला दिया, जिसे खाने के बाद मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। और फिर थोड़ी देर बाद जब मैं इन्हें रुखसत करके अंदर आया तो मेरे दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठ चुकी थी कि अगर पहली ही रात मैंने अपनी मर्दानगी साबित ना की
तो सारी ज़िंदगी मुझे अपनी बीवी की गुलामी करनी पड़ेगी। वो मुझे एक कमज़ोर मर्द समझेगी, मुझे अहमियत नहीं देगी और हो सकता है कि अगले दिन घर जाकर मेरा मज़ाक बनाए या फिर सबको बताए कि मैं मर्द नहीं हूँ। और ये बात मैं किसी सूरत नहीं होने देना चाहता था। मैं अपने कमरे में पहुँचा तो मेरी बीवी डरी सहमी सी बैठी थी। वो सिर्फ़ 14 साल की थी, जिसे शायद इसकी मर्ज़ी के बगैर मेरे साथ रुखसत कर दिया गया था। जैसे उसकी अपनी कोई मर्ज़ी ही ना थी। मुझे देखकर वो काँपने लगी, तो मैंने उसे मोहब्बत से समझाया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने अपनी बड़ी-बड़ी आँखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आँखों में बहुत चमक थी, रोशन चमकदार आँखें थीं। एक लम्हे के लिए मैं उसके सहर में जकड़ने लगा था। वो थी ही भला की खूबसूरत, लेकिन फिर एकदम मुझे ख़्याल आया कि अगर मैं इतनी नरमी से बात करूँगा और अपने जज़्बात पर काबू नहीं रख सकूँगा, तो वो तो मेरे सर पर सवार हो जाएगी और मुझे ऐसा नहीं होने देना था। दोस्तों ने तो यही बात बताई थी, इसलिए फिर मैंने कुछ सख्ती का सहारा लिया और उसे गुस्से में कहा कि इतने ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम जैसी छोटी उम्र की लड़कियाँ कितनी चालाक होती हैं, कितनी तेज़ होती हैं। ये सब करके तुम मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती हो, इसलिए तुम्हें मेरी खिदमत करनी होगी, मेरा हर हुक्म मानना होगा। वो बेचारी शायद सच में ही घबराई हुई थी, लेकिन मैंने उसका कोई लिहाज ना किया, ना प्यार मोहब्बत की कोई बात की और ना ही उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया, बल्कि सीधा अपनी मर्दानगी का रोब झाड़ा और अपना आप उस पर मुसल्लत कर दिया। वो न सिर्फ बहुत कम उम्र थी बल्कि कमजोर भी थी। वो मुझ जैसे 30 साल के मर्द की मर्दानगी को बर्दाश्त न कर सकी और कुछ ही देर में बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने पर मुझे कुछ होश आया तो मैंने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका वजूद भी ठंडा पड़ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सारा बिस्तर खून से भर चुका था। मजबूरन मैंने अपनी अम्मा को बुलाया तो उन्होंने सर पीट लिया। कहने लगी, तूने इस बेचारी के साथ क्या कर दिया है? ख्याल करना चाहिए था तुम्हें। अब क्या करें? इसकी हालत तो बहुत खराब है। मेरी अम्मा और बहनें मिलकर उसे अस्पताल लेकर भागी। मैं भी साथ ही था। डॉक्टर को जब सारी बात पता चली तो वो खूब चीखी चिल्लाई, शोर मचाया और मुझे खूब बातें सुनाई और फिर पूछने लगी कि सच बताओ तुमने क्या किया है। मैंने सर झुकाया उन्हें बता दिया कि मैंने कैप्सूल खाया था। ये सुनकर डॉक्टर ने अफसोस से मुझे देखा और कहने लगी, तुम जैसे मर्द होते हैं जो औरत को जिंदा लाश बना देते हैं। बहुत जुल्म ढाया है इस मासूम पर तुमने। कई घंटे मेरी बीवी डॉक्टर के पास रही और फिर जब उसकी छुट्टी हुई तो वो पूरी तरह खौफ से कांप रही थी। मुझे देखते ही डर गई। उसको अभी तक ठंडे पसीने आ रहे थे। उसका चेहरा जद पड़ चुका था। मैं उससे शर्मिंदा हो रहा था। शायद मैं बहुत ही ज्यादा ज्यादती कर बैठा था। दोस्तों की बात को ज्यादा ही सीरियस ले गया था। लेकिन फिर अगले दिन जब मेरे दोस्तों को ये बात पता चली तो सबने मेरी पीठ थपथपाई और कहने लगे, ये होती है ना मर्दों वाली बात। तूने जो किया ठीक किया। वो सारी जिंदगी तुझसे डर कर रहेगी, कभी तेरे सामने सर उठाकर नहीं रहेगी। दोस्तों की बात सुनकर मेरे अंदर की शर्मिंदगी अपने आप खत्म हो गई थी और मुझे खुद पर फख्र महसूस होने लगा था। उस दिन के बाद से मेरी बीवी सालेहा वाकई बहुत डरी डरी रहती थी। मेरी एक आवाज पर दौड़ी चली आती। मैं जो हुक्म देता वो फौरन बजा लाती। कभी कभार इनकार भी नहीं करती थी और रात को तो वो ऐसे सहम कर मेरे साथ होती जैसे किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर के साथ हो। अब तो मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऐसी हालत देखकर मजा आने लगा था। वो वाकई मुझसे काफी दबकर रहने लगी थी। सालिहा का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। शायद इसलिए उसने अपने माँ बाप से मेरी कोई शिकायत न की थी और ना ही उसके माँ बाप ने पलट कर ठीक तरह से उसकी खबर ली थी। और बहुत सारे बहन भाई थे और उसके माँ बाप ने उसे मेरे साथ 14 साल की उम्र में ही रुखसत करके अपनी जान छुड़ा ली थी। और इसी बात का फायदा हम घर वाले उठा रहे थे और खास तौर पर मैं खुद। अगर ऐसे में मैं उसे प्यार मोहब्बत और तवज्जो देता तो शायद वो मेरी गुलाम नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करने वाली मेरी वफादार बीवी बन जाती। लेकिन मैंने तो अपने दोस्तों की बातों में आकर सब कुछ उलट फेर कर दिया था। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मेरी माँ ने भी मुझे कभी ऐसी हरकतों से नहीं रोका। ना ही ये बताया कि मेरी बीवी किसी की बेटी है, एक इंसान है जो मेरे जी में आता मैं उसके साथ कर जाता। और वो उफ तक ना करती थी। मेरी माँ तो छोटी उम्र की लड़की इसलिए लाई थी ताकि हम इसे दबा कर रख सकें और मैं भी वही कुछ तो कर रहा था। तो मेरी माँ मुझे क्यों रोकती? मेरी बीवी मजलूम थी। मैं जितना उस पर जुल्म करता वो इतना मुझसे खौफजदा हो जाती। जितना वो खौफजदा होती मैं इतना ही खुद पर फख्र करने लगता और इसी जोम में रहता कि मैं वाकई अपनी मर्दानगी उस पर दिखा रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझे लूटने से बाज ना आते थे। मैंने अपनी दुकान का सारा पैसा अपने दोस्तों पर उड़ा दिया था और उनके उल्टे सीधे मशवरों से अपने घर के रस्ती को भी बर्बाद कर रहा था। मैं अपने किसी नुकसान का कोई होश नहीं रख रहा था। मेरी शादी को साल हुआ था और मेरी दुकान पूरी तरह खत्म हो गई थी, जिसका जिम्मेदार मेरी माँ ने मेरी बीवी को ठहरा दिया। सबको यही कहा कि ये सब इस मनहूस के कदमों की वजह से हुआ है। जब से ये यहाँ आई है मनहूसियत फैल गई है, जबकि सब मेरी अपनी हरकतों की वजह से हुआ था। मैं हकीकत से वाकिफ था
कि ये सब क्यों हो रहा है और इसका असल जिम्मेदार कौन है। और मैं सब कुछ जानते हुए भी खामोश था। मैंने अपनी माँ को पूरा सच नहीं बताया था। मेरे घर वालों का रवैया भी मेरी बीवी के साथ कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरी बीवी बेसहारा थी और सबको मालूम था कि मैं कभी अपनी बीवी के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा। मैं अपनी बीवी को इज्जत और मोहब्बत नहीं देता था, तो कोई और फिर कैसे उसकी इज्जत या एहसास करता। इसलिए वो सब उसे मुफ्त की मुलाजमा समझकर उससे खूब सारा काम करवाया करते थे, और वो चुपचाप सबके कामों में लगी रहती थी। अपनी जात का भी होश नहीं था उसे। सालिहा का चेहरा बिल्कुल कमला सा गया था। वो बीमार और लाकर लगती थी, और ऐसे ही हमारी शादी को साल और हो गया। साल भर बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी उम्मीद से है, तो मेरा रवैया कुछ बेहतर हो गया था। जो मर्दानगी और अना मेरे दोस्त मेरे अंदर भर चुके थे, वो तो खत्म ही नहीं होने वाली थी। अलबत्ता उसके हमल का सोचकर मेरा रवैया कुछ बेहतर हुआ था। मेरे दोस्त उठते बैठते यही कहते कि तू तो मर्द का बच्चा है, देखना तेरे घर बेटों की लाइन लग जाएगी और एक के बाद एक बेटा तेरे घर पैदा होगा। इसके बाद तुझे कमाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। बेटों के बाप नौकरी को बड़ी आसानी हो जाती है। सारी जिंदगी अय्याशी में गुजरती है, किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती। मेरे दोस्तों ने ये नई बात मेरे दिमाग में भर दी, और अगर मेरा बेटा होगा तो मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। यानी बेटी का मेरे घर पैदा होना मनहूस था और मैं कंगाल हो जाऊंगा। तस्वीर का दूसरा रुख मुझे तब यही नजर आया था। मैं भी यही सोचने लगा कि मेरे अब्बा को हम भाइयों की वजह से कितनी सहूलत हो गई थी। वो आराम से सारा दिन घर बिस्तर पर पड़े रहते थे और हम भाई इनका खर्चा उठाते थे, जबकि बहनें तो शादी होकर चली गई थी। यही सोचकर मैं सालिहा को हर वक्त ये कहना शुरू कर चुका था कि बेटा पैदा करना, मुझे हर हाल में बेटा ही चाहिए। बेटी नहीं, सिर्फ बेटा ही। वो बेचारी जो पहले ही मेरे जुल्मों सितम से सहमी हुई थी, मजीद खौफजदा रहने लगी थी। कभी कभी वो डर कर पूछती, रजा अगर बेटा नहीं हुआ तो? उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से उसे घूरता और कहता, तू बड़ी बदअकल औरत है। ऐसी हालत में ऐसी बातें मुंह से क्यों निकालती है? कबूल हो गई तो? तुझे कहा है ना कि बेटा तो बस बेटा ही। मुझे बेटी नहीं चाहिए। मैं बेटी का बोझ नहीं उठाना चाहता। मुझे बेटा चाहिए जो मेरे मुस्तकबिल का सहारा बन जाए। बेटियों का अंबार नहीं लगाना मुझे, जो सिर्फ बोझ ही होती हैं। मेरा गुस्सा देखकर वो खामोश हो जाती और किसी कोने में चुपके से आंसू बहाने लगती। शायद उसे ये खौफ था कि अगर बेटी पैदा हुई तो क्या होगा। मेरी दुकान पूरी तरह खत्म हो गई थी। कोई सामान नहीं बचा था। मैंने सब कुछ अपने दोस्तों पर लुटा दिया था। दुकान खत्म होने के बाद इन लोगों ने मुझसे मिलना जुलना काफी कम कर दिया था। मैंने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कर ली थी। मामूली सी नौकरी थी, लेकिन हमारा गुजर बसर हो रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा पैदा होगा और हालात बदल जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने मेरी गोद में बेटी डाल दी। और उस दिन मैंने पहली बार अपनी बीवी को बहुत मारा था। इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकल आया, क्योंकि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। मैं बेटे का ख्वाहिशमंद था। सालिहा बेकसूर थी, उसके बावजूद मैंने उस पर बिल्कुल रहम नहीं खाया था। जरा तरस ना आया था उस पर। मैं भूल गया था कि बेटा या बेटी सालिहा की मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से पैदा होंगे। मेरे भाई की बीवी ने बीच में आकर बीच बचाव किया और कहने लगी, रजा लगता है तू पागल हो गया है। बेटा या बेटी ये तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें सालिहा का क्या कसूर है? तू उसे क्यों कसूरवार ठहरा रहा है? भाभी उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और मजबूरन मैं खामोश हो गया, लेकिन मेरे दिल में सालिहा के लिए नफरत पैदा हो गई थी। क्या हो जाता अगर वो मुझे एक बेटा दे देती, मेरी ख्वाहिश पूरी कर देती। बेटी की पैदाइश का सुनकर मेरे दोस्त अफसोस करने लगे। कहने लगे, रजा चल कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर ले, अब की बार बेटा हो जाएगा। मैंने हैरत से कहा कि अभी तो मेरी बीवी ने बच्चा पैदा किया है, उसकी हालत ठीक नहीं है, दोबारा कैसे इतनी जल्दी वो बच्चा पैदा कर सकती है। लेकिन मेरे दोस्त कहने लगे कि कम उम्र औरत से शादी क्यों की जाती है? इसीलिए ताकि वो मर्द की नस्ल को आगे बढ़ाए, और नस्ल तो बेटे से ही चलती है ना, इसलिए तो एक बार फिर से किस्मत आजमा। अब तो उसकी सेहत देख ले, या फिर अपनी नस्ल बढ़ाने का सोच। मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे भी वही कुछ समझ आता था जो मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, और उनकी ये बात भी मुझे समझ आ गई थी। बेटी को तो मैंने गोद तक में नहीं उठाया था। सच कहूं तो मुझे उसका नाम तक नहीं मालूम था, लेकिन जैसे ही 2 महीने हुए मैंने सालिहा से कह दिया कि अब मुझे बेटा चाहिए। ये सुनकर उसके होश उड़ गए और वो रोते हुए कहने लगी, अभी बच्ची बहुत छोटी है, मेरी हालत नहीं ठीक है, इतनी जल्दी दूसरा बच्चा पैदा करना ठीक नहीं है, और फिर हमारे हालात भी अच्छे नहीं है। हालात को भी तो देखना है। ये सुनकर मैंने उसे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा कि हालात तेरे और तेरी बेटी के कदमों की वजह से ही तो खराब हुए हैं। बेटा पैदा करेगी तो हालात भी चमक जाएंगे, कारोबार फिर से जम जाएगा। मैंने ही उसकी कोई बात सुनी नहीं थी और ना ही उसकी रजामंदी जाननी चाहिए, बल्कि एक दफा फिर अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत कर दी थी। इस बार मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे घर बेटा पैदा होगा, लेकिन पूरे 9 महीने बाद मेरी ये उम्मीद टूट गई। सालिहा ने एक बार फिर बेटी पैदा की थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं तो अपने दोस्तों को खबर भी ना दी थी कि कहाँ वो आकर मेरा मजाक बनाएंगे। इस दफा तो मेरी माँ का भी मुंह उतर गया था। वो कहने लगी, पता नहीं मैं किस बहू को ब्याह कर लाई हूँ, एक तो शक्ल ही बीमार लगती है, ऊपर से बेटियों की लाइन लगा रही है। इसके कदमों ने तो मेरे बेटे का कारोबार भी खत्म कर दिया।
बहुत ही मनहूस है। मेरा तो घर बर्बाद कर दिया। अम्मा की बातों जलती का तेल का काम किया था। सालिहा जब अस्पताल से घर लौटी तो मैंने नफरत से उसे देखा और कहा कि तूने मेरे सर पर बोझ डाल दिया है। मैं इन बेटियों का बोझ नहीं उठाऊंगा और ना ही अब मैं नौकरी करूंगा। जिस तरह तूने ये बेटियां पैदा की हैं, इसी तरह तू ही इनको पालने का इंतजाम कर ले। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। 16 साल सालिहा मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई और कहने लगी, रजा, मैं क्या कर सकती हूँ? बच्चों का साथ है मेरे वजूद में तो अब इतनी हिम्मत और ताकत भी नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं। इससे पहले कि मैं सालिहा को कोई जवाब देता, अम्मा ने बताया कि मेरे दोस्त आए हैं। शायद उन तक मेरी बच्ची की खबर पहुंच गई थी। मैं जैसे ही दरवाजे पर गया, मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, क्या यार, फिर से बेटी हो गई और तूने मुझे इत्तला भी नहीं दी? यार, तुझे बताना तो चाहिए था ना हमें। बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। मेरे दोस्त ने मुबारकबाद के बहाने मेरा खुलकर मजाक बनाया था, जिसे मैंने खासा महसूस भी किया था। मेरा दोस्त कहने लगा, रजा, कुछ नहीं होगा, इसकी बीवी की बेटियां पैदा करती रहेगी और ये बेटियों का जहेज जोड़ता रहेगा। यही इसका नसीब है। दोस्तों की बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया और कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? शायद अल्लाह की मर्जी यही है। मेरे एक दोस्त ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तो बहुत कुछ कर सकता है अगर कह करना चाहे। तो क्यों कमा कमा कर अपनी बीवी और बेटियों का बोझ उठाएगा? तुझे इनसे क्या मिल जाएगा? अगर तेरी बीवी को बेटियां ही पैदा करनी है तो फिर इसे कह के वही कमा कर दे, मगर ना बैठी रहे ऐसे ही। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं तो खुद यही सोच रहा था और अपनी बीवी से कहा भी, मगर ना ही वो पढ़ी लिखी है और ना ही उसे कोई काम आता है। फिर 2 बच्चियों का साथ भी है। मैंने उससे क्या काम करवाना है? क्या करवा सकता हूँ मैं उससे? मेरी बात सुनकर मेरे दोस्तों ने एक ऐसा तरीका बताया जिसे सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और कहा कि ये कैसे मुमकिन है। मेरे दोस्त कहने लगे, जब तेरी बीवी किसी काम की नहीं है तो फिर कम से कम उसके जरिए अपनी जिंदगी ही सुधार ले। वो पैसा कमाकर तुझे देगी तो तेरे दिन बदल जाएंगे। दूसरी शादी कर लेना। कब तक तू इस औरत के साथ गुजारेगा? तुझे तो वैसे भी पसंद नहीं है। मेरे दोस्तों ने एक ऐसा मशवरा दिया जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वाकई अगर मैं अपने दोस्तों के मशवरे पर अमल करता तो मैं बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकता था और फिर शादी करके अपनी दूसरी बीवी से बेटे भी हासिल कर सकता था। मुझे यकीन था कि सालिहा तो तीसरी दफा भी बेटी ही पैदा करेगी। मैं उससे अब बेटे की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह सब किस तरह मुमकिन है। ये रास्ता भी मुझे मेरे दोस्तों ने दिखाया और उनकी बातों में आकर मैं सही और गलत भूल गया। मुझ पर शैतान हावी हो गया और मैंने अपनी बीवी की कम उम्री और मासूमियत का लिहाज भी ना किया और वो कुछ कर गुजरा जो सफाकियत की इंतहा थी। 2-4 दिन गुजरे और मैंने सोच समझकर एक रात अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब है, हमें तुम्हारे घर जाना है। ये सुनते ही वो परेशान हो गई। मैंने दोनों बच्चियों को उठाकर अपनी अम्मा के कमरे में सुला दिया और उससे कहा कि चलो हम चलते हैं, तैयार हो जाओ। मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलने लगी। मेरे बदले हुए रवैये पर वो कुछ कुछ हैरान भी थी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना अच्छा हो गया हूँ कि आधी रात को उसे उसकी बीमार माँ से मिलवाने लेकर जा रहा हूँ। वो काफी परेशान हो रही थी। अपनी अम्मा की बातें करती हुई वो रोती जा रही थी। बार बार परेशानी से पूछती, अम्मा ठीक तो हैं? मैं इनसे कहता, जाकर देख लेना। शादी के इन 2 सालों में वो मुश्किल 4 दफा अपनी माँ के घर गई थी। वो जब भी कभी वो जाने की बात करती तो मैं गुस्सा करके उसे खामोश करवा देता और वो सहम कर खामोश हो जाती। इसीलिए आज उसे मेरा इस तरह उसके मैके लेकर जाना भी हैरान कर रहा था। घर के बाहर मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। वो डरी सहमी परेशान सी मेरे पीछे बैठी थी। मोटरसाइकिल कुछ दूर ही चली थी कि वो कहने लगी, ये तो अम्मा के घर का रास्ता नहीं है। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं लेकर जा रहा हूँ ना, ये शॉर्टकट है, हमें जल्दी पहुंचना है। तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। वो बेचारी खामोश हो गई। अंधेरा भी भड़ गया था, कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। और फिर मैं उसे एक मकान के आगे लेकर गया जो काफी वीराने में बना हुआ था। दूर दूर तक वहां कोई न था। वो कहने लगी, ये किसका घर है? मैंने कोई जवाब ना दिया और हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। वहां मेरे दोस्त पहले से मौजूद थे। वो सब मुझे देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, ये की है ना तूने मर्दों वाली हिम्मत, अब देखना कैसे तेरे दिन फिर जाएंगे, बस तू देखता जा। मेरे दिल ने एक लम्हे के लिए मुझे रोकना चाहा, लेकिन फिर दिमाग मेरे दिल पर हावी हो गया। मैं क्यों इस औरत का बोझ उठाता जिसने मेरे सर पर मजीद 2 बेटियों का बोझ डाल दिया था। मेरी बीवी हक्का बक्का से मुझे देख रही थी और पूछ रही थी कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ये कौन लोग हैं, मेरी अम्मा कहाँ है। मैंने बिना सोचे समझे अपनी बीवी को अपने 10 दोस्तों के हवाले किया और खुद वहां से बाहर निकल आया। मेरी बीवी के चीखने की आवाज मुझे बाहर तक आ रही थी, लेकिन मुझे उस पर रहम नहीं आया था। सुबह जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी बीवी बदहाल सी बैठी थी। मेरे दोस्तों ने मेरे हाथ पर बड़ी रकम रखी और वहां से चलते बने थे। मैंने अपनी बीवी का सौदा कर दिया था और वो भी अपने 10 दोस्तों के साथ, और उसे अपनी मर्दानगी का ख्याल कर रहा था। उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया था। मैंने अपनी बीवी को बेचकर उसके जरिए पैसा कमा लिया था। दरअसल पहले दिन ही मेरे दोस्तों की नीयत मेरी बीवी पर थी और उसका इदराक मुझे बहुत बाद में हुआ था। मैं समझ ही ना सका था कि इनका पहले क्या मकसद है।
और इस सब के पीछे एक बड़ी रकम मेरे हाथ पर थी, जिससे मैं कारोबार शुरू कर सकता था। मैंने अपनी बीवी को खींच कर खड़ा किया और उससे कहा कि घर जाकर सबको यही कहना कि तुम्हारी मम्मा बीमार थी और तुम रात भर अपनी माँ के साथ थी। सालिया ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा था। ना उसकी आंख में आंसू थे, ना कोई गिला शिकवा, बस एक सर्द महरी का एहसास था। उसे लग रहा था जैसे उसने अपना आप सब कुछ खो दिया हो। हम घर पहुंचे तो उसने किसी से बात भी ना की और कमरे में बंद हो गई। दोनों बच्चियां भूख से बिलक रही थी। मेरी अम्मा इन्हें संभाल संभाल कर बेहाल हो चुकी थी। उस समय अम्मा कहने लगी, पहले ही तेरी बीवी रात अपने मैके गुजार कर आई है और अब कमरा बंद करके बैठी है। उसे बाहर बुला, आकर बच्चियों को देखे कितना रो रही हैं, कुछ ख्याल कर ले इन दोनों का। मेरे लाख दरवाजा बजाने पर भी जब दो बाहर ना निकली तो मैंने दरवाजा तोड़ दिया। मेरी बीवी पंखे से लटकी हुई थी। इज्जत गंवाने के बाद उसने अपनी जान अपने हाथों से ले ली थी। इज्जत चली गई थी। जिस शख्स से वो मुहाफिज मानकर रात के अंधेरे में निकल गई थी उसके साथ, वही राहजन बनकर उसकी इज्जत मलिया मेट कर चुका था। उसे पंखे से लटका देखकर सारा घर चीखों से गूंज उठा था। देखते ही देखते सारे जहान को इस बात की खबर हो गई थी। हर कोई हैरान था कि दो बेटियों की माँ ने पंखे से लटक अपनी जान क्यों दे दी। लोगों के सवालात मेरे कानों को फाड़ रहे थे, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा शोर मेरे जमीर का था। मैं जानता था कि मेरी बीवी ने खुदकुशी क्यों की है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दुनिया को अपना सच बता सकता, उनको अपना किया बयान कर सकता। मेरी बीवी के इंतकाल को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन उसकी मौत आज भी मेरे हवासों पर सवार है। मैं अक्सर कमरा बंद करके चीखने लगता हूँ, रोता हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे माफ़ नहीं करता। अपनी बीवी के जाने के बाद मुझे अपनी बेटियों की कदर आई और मैंने उन्हें सीने से लगा लिया था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी मेरा किस कदर ख्याल रखती थी, वो कितनी मोहब्बत करने वाली थी। लेकिन मेरी नाम नेहाद मर्दानगी ने उसकी जान ले ली। उसकी इज्जत तक खराब हो गई थी। मेरे पास अपने दोस्तों पर लुटाने के लिए पैसा नहीं रहा था और ना ही वो बीवी थी जिस पर मेरे दोस्तों की नजर थी। इसलिए वो सब मुझे छोड़कर चले गए थे। गलत सोबतों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया था। आज अगर मेरे साथ कोई है तो वो मेरी दोनों बेटियां, जो मेरा ख्याल रखती हैं, मुझसे प्यार करती हैं। और मुझे अब एहसास होता है कि बेटियां अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत होती हैं। इस दुनिया में तो मुझे सजा नहीं मिल सकी, लेकिन मैं जानता हूँ कि रोजे महशर मुझे सजा जरूर मिलेगी। और इस खौफ से मैं दिन रात जायनमाज पर सर रखकर आंसू बहाता हूँ। पता नहीं मुझे माफी मिलेगी भी या नहीं। शायद मुझ जैसे मुजरिमों के साथ ऐसा ही होता है। हम सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलते हैं और फिर रोजे महशर जो होगा वो तो शायद नाकाबिले बयान हो। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की इज्जत का निशान होते हैं। एक मैं बदनसीब ऐसा था जिसने लाइल्मी और जहालत में इस लिबास को अपने हाथों ही उतार तार कर दिया था। मैं अपनी मर्दानगी दिखाते दिखाते सफाकी की हद पार कर गया था और अपने ही हाथों से अपना घर खराब कर चुका था। किसी दूसरे तीसरे की हाथ बातों में आकर अपनी बीवी के साथ ऐसी ज्यादती कर बैठा था जिसकी सफाई कोई नहीं थी। और शायद माफी भी मुझे मिलने वाली नहीं थी। अब शर्मिंदगी होती है और मैं होता हूँ। पछतावा मेरे ताक़ुब में रहता है और मैं फकत हाथ जोड़े रब से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते रहता हूँ, क्योंकि मैं यही कर सकता हूँ बस।